हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए आज का मस्त वाला इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका ये लास्ट लेक्चर है और उसका क्लास 12th का जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर देख लीजिए। आखिरी बार ये स्लाइड बहुत फिरोज सर मेहनत करके बनाते हैं, तो देख लीजिए उसको। और फिर क्योंकि नए चैप्टर की स्लाइड बनाएंगे, वो नई पीपीटी आएगी, ठीक है। चलिए, चैप्टर फ्लो भी देख लीजिए, इसका अंतिम दिन है। और उसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं और वो है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसमें आपके वही बुक के पीछे के जो 1-2 क्वेश्चंस है उनको भी मैंने ले लिया है, जहां पे मुझे लगा कि आपको दिक्कत आएगी। हालांकि हमने बुक के पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं सब कुछ कवर किए हैं। बस वही जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपको ये आइडिया अब कर लेना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, कहाँ तक लिखना है, क्योंकि अब आप जो है वो क्लास 12th में आ गए हैं। 8वीं 7वीं के बच्चे नहीं है कि पीछे के क्वेश्चन लिखें फिर उसका आंसर करवाएं, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन करवाना मतलब एक तरह से फिर से चैप्टर को लिखना। और बायो के चैप्टर जो कि इतने बड़े बड़े होते हैं, अगर हम उनके 20-20 22-22 क्वेश्चन करेंगे तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इनमें कोई वैरायटी भी नहीं होती है। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ऐसा होता है कि नंबर चेंज होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो वहां पे क्वेश्चन करना जरूरी होता है। लेकिन बायो तो बिल्कुल थ्योरेटिकल होती है, वही के वही भाषा है, उसी क्वेश्चन को अलग अलग तरह से घुमा घुमा के दिया जा सकता है। तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आपको किस नंबर में 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो उस हिसाब से कैसे लिखना है। जहां मुझे लगा मैंने वही क्वेश्चन लेकर आई हूं। और साथ ही पिछले साल यानी कि पिछले कुछ वर्षों में आए हुए जो सीबीएसई, एमपी, यूपी, राजस्थान बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस है वो मैं लेकर आई हूं, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। अभी तक जो मेरा जानना है देखेंगे, थोड़ा सा रुक के करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन दूंगी, यानी कि इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं उनमें जो मेरे हैंड रिटन नोट्स आ रहे हैं अभी, उनमें मैंने स्टार मार्क लगा दिया है ताकि आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, आपको सच में समझ नहीं आता होगा कि क्या पढ़े क्या छोड़े। लेकिन मैं शुरू से ये कहती आई हूँ कि बुक की हर एक लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। इम्पॉर्टेंट जैसा वर्ड ना मैंने कभी किसी से लिया ना कभी किसी को दिया, लेकिन आप लोग कहते हैं इसलिए मैं लगा देती हूँ। ना हमने कभी किसी टीचर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे, ना कभी कि हमें किसी ने बताए, ठीक है। बायो मतलब सब इम्पोर्टेंट, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मलेरिया परजीवी के उस रूप का नाम लिखिए जिसमें वह क्रमशः मानव शरीर में तथा मादा एनाफिलिस के शरीर में प्रवेश करता है। ये एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। आपको बताना है कि उन परपोषियों के नाम बताने हैं। पहले तो बताना है कि वो जो मलेरिया है, जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, एक नोट कर लीजिए, मलेरिया वाला टॉपिक एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। बड़ा नहीं तो छोटा, छोटा नहीं तो बड़ा, कहीं ना कहीं आता ही है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, नहीं तो फिर सीधा 5 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे पिछले कुछ सालों में, ठीक है। हम थोड़ा सा वही देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में किस किस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक मलेरिया इंपॉर्टेंट है। आपको एक तो बताना है कि ये जो परजीवी है मलेरिया का, हमने इसकी स्टेट पढ़ी है, स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट, क्रिप्टोजोइट, याद आ रहा है कुछ, बादाम का नाम लूं, ठीक। तो ये जो है बताना है कि मानव शरीर में उसकी कौन सी स्टेज मिल रही है आपको, और मादा एनाफिलिस के शरीर में जब प्रवेश करता है वो, तब कौन सी स्टेज मिलती है। अवस्था बतानी है आपको, उस रूप का नाम बताना है, ठीक है। उन परपोषियों के नाम लिखने हैं जिनके भीतर मलेरिया परजीवी का क्रमशः लैंगिक व अलैंगिक जनन होता है। ये भी हमने किया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने नहीं किया है, बस आपको क्लिक करना चाहिए कि कहाँ पढ़ा है हमने ये, ठीक। मानव में मलेरिया रोग के लक्षण प्रकट करने के लिए उत्तरदायी टॉक्सिन का नाम बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा नीट के हिसाब से, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। नाम लिखिए, यह रोग लक्षण आवर्ती प्रकार के क्यों हुआ करते हैं। आवर्ती का मतलब रिपीट क्यों होते हैं, जैसे कि मलेरिया के लक्षण होते हैं, आपको बार बार फीवर आता है, बार बार उतरता है ना, आवर्ती प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि क्यों होते हैं बताती हूँ, पहले आप आंसर देंगे, सोचेंगे थोड़ा। ये आया हुआ है सीबीएसई दिल्ली
9 के अंतर्गत आया हुआ है। मैंने सबके ईयर लिख दिए हैं यहाँ पे। और फिर से मैं कहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन सीबीएसई में भी आया होता है, एनसीईआरटी में भी होता है, यूपी में भी होता है, तो फिर हम उसको एक नाम देके यहाँ पे लिख देते हैं कि चलो आपको एक बार तसल्ली हो जाएगी। तो आपको सबके करने हैं, ऐसा नहीं कि आप यूपी के हैं तो आप सीबीएसई वाले नहीं देखेंगे, आप एमपी के हैं तो आप आरबीएसई वाले नहीं देखेंगे, आपको सब क्वेश्चन देखने। चलिए शुरू करें आंसर। आई होप आपको मिल गए होंगे अभी तक। सबसे पहला कि जो मनुष्य के शरीर में हमें जो प्रवेश करती है अवस्था वो कौन सी होती है? स्पोरोजोइट होती है। याद आ रहा है कुछ? जब मच्छर हमें किस करता है ना, पपी देता है, किसको? मादा एनाफिलिस मच्छर हमें पपी देता है, किस करता है, तो वो अपने लार से क्या डाल देता है हमारे ब्लड के अंदर? स्पोरोजोइट डाल देता है। कहाँ होते हैं ये? मच्छर के। और कौन से? एनाफिलिस मादा मच्छर की लार में जो स्पोरोजोइट होते हैं वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। दूसरा हमसे पूछा है एनाफिलीज में कौन से होते हैं, तो मादा एनाफिलीज के शरीर में लैंगिक अवस्था गैमेटोसाइट के रूप में जाते हैं। जब वापस हमें मच्छर काटता है, हमें मलेरिया हो गया, पहला मच्छर काटा, उसने स्पोरोजोइट दे दिए, फिर हम में क्या चलता है? उसका अलैंगिक चक्र चलता है। ठीक है, वो भी कहानी आ रही है अभी। अलैंगिक चक्र चलता है, वो हमारी आरबीसी में जाता है, आरबीसी या पहले लिवर में जाता है, फिर आरबीसी में जाता है, फिर आरबीसी को तोड़ मरोड़ के मैक्रोफेज में जाता है ना, जाता है, सबको जो है जो ब्लड वेसल सेल्स होती है उसको डैमेज कर देता है। डैमेज करने के बाद वो बहुत सारी आरबीसी में बार बार जाता है, एक को खाता है फिर दूसरे को चला जाता है, दूसरे को खाता है फिर तीसरे में चला जाता है, और हमारा हीमोग्लोबिन खाता रहता है। ठीक है, और कब तक रहता है? जब तक उसमें क्या बन जाते हैं? गैमेटोसाइट बन जाते हैं, यानी कि नर व मादा बनने के जस्ट पहले वाला जो प्रोसेस है। यानी कि अब उसमें क्या होगा? विभाजन होगा और एक से नर और एक से मादा बनेगी। इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि कुछ बुक्स, स्पेशली एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी ये कहती है कि नर व मादा मनुष्य में ही बन जाते हैं। फिर जब मच्छर उसे काटता है, मादा एनाफिलिस उसे काटता है, तो ये गैमेटोसाइट यानी कि नर या मादा बने हुए जो गैमेट है, या नर या मादा नहीं भी बने हैं, तो उसके जो पहले वाली अवस्था है वो वापस कहाँ चली जाती है? मच्छर के अंदर चली जाती है, जैसे ही वो हमें काटता है, और उसकी आहार नाल में, क्रॉप में जाकर वहां पे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन करती है। निषेचन मच्छर में ही होगा। ठीक है, पूछ लिया जाए निषेचन कहाँ होगा? मच्छर में होगा। ठीक, और कुछ बुक्स ऐसी भी कहती है कि भाई गैमेट यानी कि नर व मादा भी मच्छर में ही बनते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। वहां पे जो लाइफ साइकिल दिया है, अगर आपने देखा हो तो उसमें मनुष्य में ही नर व मादा बना दिए। ठीक है, तो लैंगिक अवस्था के लिए गैमेटोसाइट के रूप में वो मच्छर में जाता है। यही हमसे पूछा था कि मनुष्य में कब प्रवेश करता है और मच्छर में कब करता है। मनुष्य में स्पोरोजोइड अवस्था में प्रवेश करता है और वापस मच्छर में गैमेटोसाइट में। अलैंगिक जनन कहाँ चलता है इसका? मनुष्य में, अभी जस्ट मैंने बोला है। ठीक है, और लैंगिक जनन यानी कि मादा एनाफिलिस मच्छर में चलता है, यानी कि नर व मादा का निषेचन कहाँ होता है? मच्छर में। ये वो लैंगिक चक्र हो गया। और अलैंगिक चक्र सिर्फ विभाजन करने की प्रक्रिया होती है, और वो विभाजन कहाँ होता है? हमारे अंदर होता है। वो हर एक आरबीसी के अंदर जा जाके क्या करता है? अपनी संख्या में वृद्धि करता है, द्विविभाजन करता है। कौन सा विभाजन करता है? द्विविभाजन, जो हमने किस में देखा था? कौन सी अवस्था में? द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, द्विविभाजन किस अवस्था में होता है ये? शाइजोजोंट अवस्था में। याद आ रहा है? शाइजोजोंट। उसके बाद बनती है कौन सी? ट्रोफोजोइड, फिर क्रिप्टोजोइड, फिर एक मीरोजोइड भी होती है, लेकिन आपके इसमें है नहीं तो हम पढ़ते नहीं है उसको। ठीक है, फिर वो रिंग वाली अवस्था बन जाती है। हाँ, इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लिख लें। क्यों लिख लें? क्योंकि ये क्लास में शायद हमने नहीं पढ़ा है, स्किप हो गया होगा मुझसे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको अब ले लिया है। टॉक्सिक यानी कि वो ऐसा टॉक्सिक पदार्थ सिक्रेट करता है जिससे हमें फीवर आता है या ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। हालांकि इनडायरेक्ट वे में हमने इसे किया है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपसे कहा था कि ये हमारा हीमोग्लोबिन खाता है। अब जो प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन, वो तो इसको पचा लेता है, लेकिन हिम जो कि एक धातु है, आयरन, ठीक है, उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और ये जो है इसके जो परजीवी है मलेरिया का, उसके अंदर जमा होते रहते हैं।
ठीक है, ट्रोफोजोइट के बाद तक जमा होते रहते हैं। और फिर वो कैसे दिखते हैं, वो कणों के रूप में दिखते हैं ऐसे उस ट्रोफोजोइट के अंदर। तो इनको हम बोलते हैं हीमोजोइन कण। क्या बोलते हैं इनको? हीमोजोइन कण। और जब ये फटते हैं और जब एक्सेसिव इनमें हीम हो जाता है, भाई कब तक रखेगा, प्रोटीन तो पचा लेगा, लेकिन एक ऐसी अवस्था आएगी ना, ये हीम इकट्ठा होके इसको फाड़ देता है, फट जाता है ये। तो जब फटता है तो हीमोजोइन सिक्रीट होता है। यही हीमोजोइन जो है वो क्या करता है, आप में मलेरिया के लक्षणों को उत्पन्न करता है, जिसमें मेनली आपका जो है वो फीवर आता है। ठीक है, रक्त कोशिकाओं में परजीवी के गुणन के कारण, गुणन का मतलब मल्टीप्लिकेशन के कारण, और इसीलिए बुखार की बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है, जो वो पूछ रहा है। क्यों होती है? क्योंकि ये बार बार रक्त कोशिकाओं में आक्रमण करता है, गुणन करता है। जैसे एक में गया, यहाँ पे वृद्धि की 10 जितने भी उसको बनाने थे बना लिए, फिर वही हीम इसमें कलेक्ट हो जाएगा, ये फट जाएगा, आरबीसी भी फट जाएगी, फिर दूसरी आरबीसी पे अटैक करेगा, अलग अलग इतने सारे कण है ना, सब अलग अलग आरबीसी पे जाएंगे, फिर यहाँ पे गुणन करेंगे, फिर और आरबीसी पे जाएंगे। तो ये चक्र चलता रहता है, ये आवृत्ति चलती रहती है। इसकी वजह से हमें बार बार फीवर आना, फिर रुक जाएगा, फिर फीवर आएगा, ऐसे चलता रहता है हीमोजोइन के कारण और ये गुणन के कारण। टॉक्सिक पदार्थ कौन सा है? हीमोजोइन। अच्छा, एक और चीज जो आप यहाँ पे सुन लीजिए, वो मैंने कही भी थी कि मच्छर जब हमें कट करता है तो वो एक प्रतिस्कंदन बोला था, मुझे याद है अच्छी तरह से, कि एक प्रतिस्कंदन का सिक्रीशन करता है हमारे ब्लड में, ताकि थक्का नहीं जमे। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमे। हालांकि नोट्स में मैंने लिखा है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में ये भी आया हुआ है, सीबीएसई 2020 अभी अभी आया है 2 साल पहले। मानव शरीर में प्रविष्ट होने के बाद जब HIV रक्त में आ जाता है तो परपोषी कोशिका में होने वाली परिघटनाओं का नामो उल्लेख कीजिए। ये भी हमने पढ़ा है, कुछ ऐसा नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है, बस उसको कैसे लिखना है। तो याद करो वो कहानी, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि HIV जब बॉडी के अंदर जाता है, कोशिका के अंदर, तो क्या क्या करता है। तो कुछ बातें आपको याद आ रही होगी। पहली, इसके पास RNA होता है, DNA तो है ही नहीं। तो पहला तो काम क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। ठीक है, तो पहली स्टेज क्या होगी भाई, जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। परपोषी कोशिका में होने वाली परिघटना, ये हमने डिस्कस की है, वही मैंने कहा आपको नोट्स में एज इट इज पॉइंट वाइज मिल भी जाएगी, जैसी बोर्ड पे लिखी थी। ठीक है, सबसे पहले मैक्रोफेज कौन सी कोशिका में जाता है, ये मैक्रोफेज में जाता है, ये भी हमने देखा था। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मैक्रोफेज को HIV की फैक्ट्री कहते हैं, ये भी बताया था मैंने, क्योंकि सबसे पहले लड़ने तो यही जाती है, तो इसी से ही भिड़ंत होती है, और सबसे पहले वो टारगेट भी मैक्रोफेज को ही बनाता है, वृहत भक्षकाणु जिसे हम कहते हैं। में प्रवेश कर विषाणु का RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेन DNA का निर्माण करता है। इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बोलते हैं, जो भी लिखा हुआ हो सकता है कहीं, वो बनाता है। और क्यों? क्योंकि इसमें RNA है, DNA तो है ही नहीं, आगे इसको प्रोटीन बनाना है तो इसको क्या बनाना पड़ता है, पहले DNA। और ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी फटाफट, क्या कहते हैं ऐसे वायरस को जिसमें आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्या होता है, RNA होता है। लिख लेंगे आप, आई थिंक 2-3 मिनट का टाइम देती हूँ मैं आपको। इस प्रकार बना DNA पोषक कोशिका के DNA में संविष्ट हो जाता है। अब ये जो DNA बनाता है वो कहाँ चला जाएगा, हमारी कोशिका के DNA के साथ मिल जाएगा। मिलके क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन। और प्रोटीन क्यों चाहिए, तो मैंने आपको बताया था भाई ये वायरस है, इसका ऊपर वाला कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो इसको और वायरस बनाने हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करनी है, और उसी के लिए इसको प्रोटीन चाहिए। तो वो हमारे ही एंजाइम को यूज करके हमसे ही प्रोटीन बना के बहुत सारे वायरस बनाता है। फिर जब वो कोशिका भर जाती है तो कोशिका फट जाती है और वायरस फिर किसी दूसरी कोशिका को इन्फेक्शन के लिए चले जाते हैं। यही इसका वो है चक्र। यह संकर DNA, संकर DNA का मतलब लिंकर DNA, ये देखो इसको क्या बोल देंगे आप, संकर DNA, क्योंकि इसमें हमारा और उसका दोनों के DNA मिले हुए। अपनी अनेक प्रतिकृतियां बनाता है, मतलब रेप्लिकेशन कर लेगा ये बहुत सारा।
प्रतिकृतियां विषाणु की संख्या में वृद्धि करती है, ठीक है। डीएनए भी चाहिए और प्रोटीन भी चाहिए, दोनों बना लेगा और नए वायरस बना लेगा, और फिर हमारी कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी और वायरस बाहर निकल जाएंगे। हाँ, रेट्रोवायरस कहते हैं ऐसे वायरस जिनमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आपको आई होप आपने सभी ने आंसर सही दिया होगा। इसको एक बार समझ लो डायग्राम के थ्रू, और हो सके तो डायग्राम बना भी देना, देख लेना कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर 3 या 4 5 नंबर का हो तो फिर डायग्राम जरूर बनाइएगा। वायरस आया, ये मैंने क्लास में भी बनवाया था, वैसे एक बार और बना देती हूँ। वायरस आया, इसने अपना डीएनए अंदर डाला, डीएनए अंदर डाला और हमारे वाले डीएनए से कनेक्ट कर लेगा। आरएनए अंदर डाला, सॉरी आरएनए अंदर डाला, आरएनए अंदर डाला और क्या कर लिया, आरएनए से पहले क्या बना लिया, डीएनए बना लिया। किसकी मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, क्योंकि ये रेट्रोवायरस है। अब अपने डीएनए को ये किससे मैच कर देगा, हमारे डीएनए से। इसको हम क्या कह रहे हैं, संकर डीएनए। अब इसमें प्रोसेस होगा, डीएनए बनाएगा एक तो बहुत सारा मिक्स वाला, और क्या बनाएगा, मिक्स वाला डीएनए, और मिक्स करके हमारे ही एंजाइम को यूज करके प्रोटीन के खोल बना लेगा, ऐसे कैप्सिड बहुत सारे। उन कैप्सिड में क्या आ जाएगा, इसका डीएनए आ जाएगा, और फिर ये कोशिका फट जाएगी और सारे वायरस जो है वो बाहर निकल जाएंगे। ऐसे 2-3 डायग्राम आप बना सकते हैं एक के बाद एक करके। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो कि सीबीएसई 2010 प्लस यूपी 2011 में भी आया हुआ है। ये पोषक तथा स्थान बताइए जहां मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। देखो फिर आ गया मलेरिया, मलेरिया बहुत पूछा जाता है। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर रहे थे, बता देती हूँ मैं आपको, नोट कर लो आप, बेटर है। देखो एक तो मलेरिया है, उसके अलावा सारे जितनी भी डिजीज हैं उनके आपको रोगजनक किससे किससे फैलते हैं, क्या वाहक है उनके, और अगर उनका कोई टेस्ट है यानी कि किससे पता चलता है, जैसे कि टाइफाइड का विडाल टेस्ट है या एड्स का एलिसा टेस्ट है, एलिजा। तो ऐसे आपको याद रखने हैं सबके, वो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पड़ता है वो पड़ता है हमारा सेल मीडिएटेड वाली, यानी कि कोशिका माध्यमिकता प्रतिरक्षा और तरल माध्यमिकता प्रतिरक्षा वाली चीज़। उसके बाद एंटीबॉडी की संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने प्रतिरक्षी की संरचना पढ़ी थी ना, वाई शेप वाली, वो काफ़ी एग्जामों में पूछी हुई है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। एक आपको वो डिसऑर्डर्स ध्यान रखने हैं कि जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सही से काम नहीं करता, एलर्जी वाला, एलर्जी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो आपको चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मलेरिया तो है ही। उसके बाद क्या बचता है आपका, जो मैंने कहा ड्रग वाला। ड्रग वाला तो पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उतना ही इजी भी है, मुझे नहीं लगता आपको उसको याद करने में कोई दिक्कत होगी। ड्रग कौन कौन से हैं, क्या दुष्प्रभाव है और क्या इसके उपाय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी मैंने बोले। अब और उसके बाद तो भाई अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ये आ जाएंगे, खराब है तो फिर कहीं से भी आ सकता है, ठीक। अब बात करते हैं गैमेटोसाइट का निर्माण कहाँ होता है और गैमेटोसाइट का संलयन कहाँ होता है। जल्दी बताओ, अभी हमने कराई है वैसे तो इसको, जल्दी से देखो, उसी क्वेश्चन को घुमा के दिया है, कुछ नहीं किया। गैमेटोसाइट कहाँ निर्माण होता है ये बताना है, और गैमेटोसाइट का संलयन यानी कि निषेचन कहाँ होता है, इनडायरेक्ट वे में ये पूछना चाह रहा है। संलयन का मतलब मिलना, कहाँ मिलेंगे। गैमेटोसाइट का निर्माण मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी में होता है। वहीं से तो फिर जब मच्छर आता है तो गैमेटोसाइट उसके अंदर जाते हैं, तो मनुष्य में, और निषेचन मादा एनाफिलीज में होगा। गैमेटोसाइट का संलयन या निषेचन मादा एनाफिलीज मच्छर की आंत यानी कि इंटेस्टाइन में, और कई जगह आपको क्रॉप वर्ड भी मिल सकता है, आहार नाल की क्रॉप, ये भी सही है, ठीक। तो ये वैसा ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसको घुमा दिया था। सेम आया हुआ है 10 और 11 यूपी सीबीएसई दोनों में। उसके बाद हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं। इस अध्याय में निम्नलिखित बहुचर्चित संकेताक्षर इस्तेमाल किए गए हैं, इनका पूरा नाम बताइए। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि निम्नलिखित का पूरा नाम बताइए, पर मेरा इसको लिखने का ये मैटर है कि भाई ये आपकी बुक में है तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, ठीक। ये है हमारे पास MALT
देखो बहुत ज़्यादा हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसकी इंग्लिश लिख लें, MALT, उसके बाद है CMI, एड्स पता ही है, फिर NACO और HIV। इनमें से आपको कुछ जाने पहचाने लग रहे होंगे। दो चीज़ें जो आपको जानी पहचानी नहीं लग रही है वो है ये और ये, बाकी सब हमने पढ़े हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि मैम नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने आई नहीं चैप्टर में, आई तो क्या, आई तो है लेकिन हमने उसको ऐसे फुल फॉर्म की फॉर्म में नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो है इनके बारे में और इसको हमने नहीं देखा। इन दोनों को आप देख लेंगे। बाकी सेल मीडिएटेड हमने पढ़ा है, यही कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा, उसका मैंने आपको बताया था, CMI है, और HIV पढ़ा है, एड्स पढ़ा है। चलो देख लेते हैं इनकी क्या फुल फॉर्म है, थोड़ा सा मैं आपको समझा भी दूंगी जो नई चीज़ है। MALT जिसको माल्ट कहते हैं, ठीक है, क्या है ये, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू, कुछ नहीं है। हमने लसिका पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लसिका कैसे बनती है, यानी कि कैपिलरीज से निकलती है, फिर वो ऊतकों में जाके वापस हृदय में पहुंच जाती है, वो सारा प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। अब ये जो होता है माल्ट, वो कहाँ कहाँ होता है, याद करो वो कहानी जब मैंने आपको कहा था कि हमारे लार में, अमाशय में, ठीक है, नासा छिद्रों में और योनि के भाग में म्यूकस पाया जाता है। बताया था जब हमने प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति की बात की थी, जब हमने इम्यूनिटी चालू किया था तो हमने कहा था कि कहाँ कहाँ हमें सेफ्टी प्रोवाइड होती, इन सब की बात की थी। कुछ नहीं, उसी म्यूकस के ढेर को या उस म्यूकस के जो एसोसिएशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, वो म्यूकस वहाँ इकट्ठा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, माल्ट कहते हैं। बस ये नाम नहीं बताया था मैंने, ठीक है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि क्योंकि म्यूकस लिम्फोइड का ही एक पार्ट है, तो ये जो लिम्फोइड टिश्यू होता है और म्यूकस होता है, ये क्या होता है, ऐसी ऐसी जगहों पे, कहाँ कहाँ पे, एक तो नोज में आपके म्यूकस रहता ही है ना, लार में भी है, ठीक है, योनि वाले मार्ग में भी है, कुछ अमाशय की दीवारों से भी म्यूकस और लिम्फोटिक जो है लिक्विड है वो निकलता है। तो ये इनका जो एसोसिएशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इकट्ठा होना है, वो क्या कहलाता है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। टिश्यू का मतलब ऊतक, ठीक है। ये आपको इंग्लिश ही याद करना पड़ेगा क्योंकि हमें उसकी फुल फॉर्म करनी है, हिंदी नहीं करनी है उसकी, ठीक है। चलिए, टिश्यू का मतलब ऊतक बता देती हूँ वैसे हिंदी में। CMI ये हमने पढ़ा है, जिसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और हिंदी में इसे हमने कहा था कोशिका माध्यिता या मध्यवर्ती, माध्यिका या माध्यिता, माध्यिता बेटर वर्ड है मेरे हिसाब से, माध्यिता प्रतिरक्षा। लेकिन हमें ये हिंदी वाला नहीं लिखना है, हमें इंग्लिश ही लिखना है क्योंकि हमें इसकी फुल फॉर्म पूछी है। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, हमें CMI की फुल फॉर्म पूछी है, हिंदी नहीं पूछा इसका, आपको ऐसे ही लिखना पड़े। इसलिए मैं बोलती हूँ हिंदी थोड़ा सा, हिंदी के साथ इंग्लिश भी करा करो, ठीक है। जब आपको किसी की फुल फॉर्म पूछे तो आप उसको इंग्लिश में ही लिखेंगे, अगर इंग्लिश वर्ड की फुल फॉर्म है, हिंदी ट्रांसलेट मत कर दे उसको। एड्स जैसे इसकी भी अब आपको हिंदी में अब आप उपार्जित लक्षणा ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की सबको पता है, हमने 10th में भी पढ़ी है इसको। नेक्स्ट है NACO, यानी कि नेको या नाको, जो भी आप बोलना चाहे। क्या है इसकी फुल फॉर्म, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये एड्स को कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नमेंट की यानी कि सरकारी संस्था है जो एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करती है, लोगों को बताती है कि एड्स क्या है, कैसे फैलता है, क्या नहीं करना है, जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे जाके ऐसे लोग जो एड्स का प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, वो भी यहाँ पे जाके फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवाई जाती है, उनका इलाज किया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है HIV, जिसका भी आपको फुल फॉर्म मेरे हिसाब से पता ही है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करें हम तो बिहार से लिया है मैंने, इसमें ईयर नहीं पता है क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था ईयर। निम्न में भेद कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए।
सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा। एक तो ये अंतर वाले क्वेश्चन ये बहुत आते हैं। अब कई बच्चे ऐसे बोलते हैं अंतर कैसे लिखें? भाई आपने दोनों की परिभाषाएं पढ़ी, सहज वाला पढ़ा, उपार्जित वाला पढ़ा, बस उसमें आपको जो जो अलग अलग चीजें दिख रही है उसको लाइन लगा के लिख दो कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। बस यही तो करना है। जो हमने पैराग्राफ में लिखा है अब उसको लाइनें बना के लिखना है, लेकिन समान चीजें नहीं लिखनी है। उसमें बोले कि इसमें भी ऐसा होता है, इसमें भी ऐसा होता है, वो अंतर नहीं हुआ, वो तो समानता हो गई। तो अलग अलग चीजें आपको लिखनी है। दो में पूछी है हमसे, एक तो पूछी है सहज वाली में और उपार्जित वाली में, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव, और इसको हम बोल देते हैं एक्वायर्ड वाली, और इसमें हम बोलते हैं सक्रिय यानी कि एक्टिव और पैसिव वाली इम्यूनिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, जिसकी टेबल बनाई हुई है मैंने। ठीक है, ये हो गया सहज या जन्मजात और ये हो गया अर्जित या उपार्जित, जो भी आप बोलना चाहें, दोनों ही एक है। सारे वर्ड में लिख देती हूँ ताकि कोई भी आए आपके सामने तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए, आप कंफ्यूज नहीं हो जाए कि मैम ने तो उपार्जित लिखा था, यहाँ पे अर्जित लिखा हुआ है। ठीक है, पहला, यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ प्राप्त होती है। मीनिंग भी बता रहा है कि जो जन्म से हम में होती है। भाई बच्चा जब से जन्मता है तब से उसमें जो इम्यूनिटी डेवलप होती है पहले से जो होती है, जो हमें मम्मी के जेनेटिक फॉर्म में भी मिलती है ना, मम्मी के जो प्लेसेंटा के थ्रू जो आती है, जिसकी हम बात कर चुके हैं, तो वो सारी जन्मजात होती है। यह जन्म के पश्चात जीवन में प्राप्त की जाती है कि आप लाइफ जी रहे हैं, आपको किसी ने बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है ना, बीमारी फैलाई है, तो तब आप में जो इम्यूनिटी पैदा होगी, तब आपके जो एंटीबॉडी बनेंगे वो सारे कैसे होंगे, अर्जित। आपने अर्जित किया है उसको, आपके पास बर्थ से वो चीज नहीं थी। ठीक, ये वंशागत होती है या वंशानुगत होती है। ठीक है, जो मैंने अभी कहा कि मम्मी से, जिसकी हम बात करते हैं आईजीडी है। ठीक है, आईजीडी क्या होता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू आता है हम में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको जो है वंशागत कह सकते हैं। जो एंटीबॉडी, या आईजीडी भी नहीं तो आप बोलो सिर्फ एंटीबॉडी कोई भी, क्योंकि और भी एंटीबॉडीज आती है। ठीक है, बहुत सारी प्रतिरक्षा हमें मम्मी के ब्लड से मिलती है, तो सिर्फ आप इम्यूनोग्लोबिन भी लिख दोगे तो भी सही है कि जो एंटीबॉडी हमें पेरेंट से प्राप्त होती है, जो हमारे जीन्स से प्राप्त होगी, मम्मी के पापा के जो जीन्स आएंगे आप में, उनसे जो प्राप्त होगी वो वाली, ये वंशागत नहीं होती है। मतलब कि अगर आपने अभी दवाई खाई है तो ये दवाई आपके बच्चों को भी मिलेगी, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि वो आपने अर्जित की है। आपको मलेरिया हुआ है, आप में एंटीबॉडी डेवलप हुए हैं, तो आप 10 साल बाद जब आप माँ बनोगे और अपने बच्चे को पैदा करोगे तो उसमें भी मलेरिया के एंटीबॉडी होंगे, पॉसिबल नहीं है। तो ये वंशागत नहीं होगी, ये क्योंकि जीन्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसे संक्रमण या किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब ये जैसी है जन्म से आप में वैसी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे जीन्स आप में आए हैं वैसे ही रहेंगे, जैसी एंटीबॉडी आप में आई है वैसे ही रहेगी। इनमें क्या होगा, इसे संक्रमण या टीकों से विकसित किया जा सकता है। वैक्सीनेशन ले सकते हैं आप, जो कि लेते हैं बच्चे को जन्म से, आपको भैया बीसीजी, डीपीटी, इन सब के टीके वगैरह लगाए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, इनको अर्जित करते हैं। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे वाले अंतर की, जिसमें हम बोलते हैं सक्रिय या निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव या पैसिव वाली। एक्टिव क्या है, जो आपको एक्टिव बना दे। ऐसे मैंने याद करने से आपको बताया था कि एक्टिव बना दे। आप एक्टिव कब बनेंगे, जब आप बीमार होंगे। बीमार कब होंगे, जब आपको कोई बैक्टीरिया अंदर जाएगा, बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएगा। तो ये कब डेवलप होगी, जब आपको यह एक व्यक्ति के संक्रमण या टीके के द्वारा स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा, आपके अंदर एंटीबॉडी बनेंगे। आपको मरे हुए बैक्टीरिया या वायरस का वैक्सीन लगाया जाएगा, उससे आपके एंटीबॉडी डेवलप हुए, आपकी बॉडी ने बनाए हैं वो एंटीबॉडी, है ना, उसमें किसी और का योगदान नहीं है। एंटीबॉडी आपकी बॉडी ने खुद ने बनाए हैं, तो ये कैसे होंगे, एक्टिव, आपकी बॉडी एक्टिव है उसमें। पैसिव क्या होते हैं, आपकी बॉडी कोई काम नहीं कर रही, सब कुछ बाहर से, रेडीमेड फूड, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आजकल रेडीमेड फूड आता है, कुछ अपन को करना नहीं है, लाके गर्म करके खा लेना है। तो वैसी वाली कि इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी का उपयोग किया जाता है।
पहले से बने हुए एंटीबॉडी दी जाते हैं, जैसे कि दवाइयां, टीके। टीके भी दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो जिसमें मृत प्रोटीन डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी निकले, एक में रेडीमेड एंटीबॉडी दिए जाते हैं। तो ये रेडीमेड एंटीबॉडी वाले टीके इसमें आएंगे, है ना। ये कौन से वाले टीके आएंगे इसमें, जिसमें हम मृत जीव को डालते हैं या प्रोटीन को डालते हैं और हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। ये धीमी गति से कार्य करते हैं। ऑब्वियसली आपको प्रोसेस बताया था कि कोई भी चीज हमारी बॉडी में आएगी तो फिर उसका एंटीजन पहचाना जाएगा, मैक्रोफेज जाएगी, फिर वो टी कोशिकाओं के पास जाएगी, टी कोशिकाएं बी के पास जाएंगी, बी एंटीबॉडी तैयार करेंगी। ये सारा प्रोसेस होगा, तो बहुत धीमी गति से होगा क्योंकि प्रारंभ में इनकी संख्या कम होती है और कम संख्या में बनेंगे, अपने हिसाब से बनेंगे, समय लगेगा। यहाँ पे क्या है, जब आप डायरेक्ट एंटीबॉडी दे रहे हो, बॉडी को तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट एंटीबॉडी जाएंगे, बैक्टीरिया से भिड़ेंगे, उसको मार देंगे, ठीक है। अधिक मात्रा में पूर्व निर्मित प्रतिरक्षियों के उपयोग के कारण त्वरित गति से होती है, बहुत जल्दी हो जाएगी। भाई दवाइयाँ जल्दी असर करती है, आपकी बॉडी तो लड़ेगी तब लड़ेगी, लेकिन आपको वही मैंने कहा ना, सर्दी जुकाम हमारा 3 से 7 दिनों में होता है, सही। लेकिन आपको जल्दी है कि नहीं मेरे क्लास लेनी है, मेरी पढ़ाई बिगड़ रही है, तो फिर आप टैबलेट खाओगे, एंटीबॉडी लोगे, कई इंजेक्शन लगा देते हैं कि जल्दी सही होना तो इंजेक्शन लगवा दो एंटीबॉडी का, तो सही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। वैसे यह संपूर्ण जीवन काल में कार्य करती है, हमेशा रहेगी। एक बार अगर आपने कोई वैक्सीन लगा लिया, उसकी वैलिडिटी हमने पढ़ी थी 6 महीने से जीवन काल तक हो सकती है, अलग अलग टीके हैं जो। या एक बार आपको किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर लिया तो उसके एंटीबॉडी की मेमोरी आपके बॉडी में तैयार है, मेमोरी सेल्स काम कर रही है, तैयार रहेगी। यहाँ पे क्या है, यह एक निश्चित समय के लिए ही प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। आज दवाई खाई है, ऐसा नहीं कि अब एक बार दवाई खा ली है तो जिंदगी भर कभी सर्दी जुकाम होगा ही नहीं, या आज जो है इस चीज की दवाई खा ली है सर दर्द की तो अब जिंदगी भर सर दर्द नहीं होगा। तो वो कुछ लिमिटेड पीरियड तक काम करेगी क्योंकि हम रेडीमेड एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं, ठीक। और क्या अंतर है, यह हानि रहित होती है, मतलब कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि बॉडी खुद बना रही है एंटीबॉडी। वो बॉडी ऐसे एंटीबॉडी क्यों बनाएगी जो हमें नुकसान पहुंचाए, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इनके कोई पार्श्व प्रभाव नहीं है, मतलब वही साइड इफेक्ट नहीं है। इसके कभी कभी पार्श्व या साइड इफेक्ट होने के कारण यह हानिकारक हो सकता है। आपने कोई दवाई खाई है, एंटीबॉडी का कोई इंजेक्शन लगवाया है, हो सकता है आपकी बॉडी उसको नहीं ले रही हो, सूट नहीं कर रहा हो आपको, ठीक है। जैसे कि कोरोना में कई लोगों को, मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि कोरोना में कई लोगों को साइड इफेक्ट हुए, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी का कम हो गया, तो इनमें साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। यह माता पिता से बच्चों को प्राप्त नहीं होगी। भाई आपने अपनी बॉडी को एक्टिव करके जो चीज ली है, आप उसको किसी दूसरे को क्यों देंगे, नहीं देंगे। यह माता से प्लेसेंटा द्वारा बच्चों में पहुंच सकती है अगर वो प्रेग्नेंट है तो, है ना। ऐसा नहीं कि आज आपने दवाई खाई है और आप 10 साल बाद माँ बनोगे तो तब भी उसको मिलेगी, वो नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि अभी आप प्रेग्नेंट हो और अगर आपने कोई एंटीबॉडी खाई है बीमारी के लिए, आपको सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ कोई डिजीज हो गई, आपने एंटीबॉडी खाई है, तो हम तो कहते हैं भाई जो माँ खाती है वो बच्चे को मिलता है, तो वो एंटीबॉडी आपके बच्चे तक पहुंच सकती है, ठीक है। वैसा वाला मीनिंग कह रहा है ना। यह प्रतिरक्षा स्मृति युक्त होता है, मतलब इसमें मेमोरी बनती है, मेमोरी सेल्स बनाएंगे इनमें तो वो प्रोसेस चल ही नहीं रहा है, इसमें तो डायरेक्ट एंटीबॉडी आ रहा है, तो मेमोरी बनने का सवाल ही नहीं है। स्मृति कोशिकाएं बनती ही नहीं है, तो ये कैसी होती है, स्मृतिहीन होती है, ठीक है। अब जो बच्चे मुझे पीठ पीछे बोल रहे होंगे ये मैम है ना दिन भर स्क्रीन के सामने भड़ड़ भड़ड़ करती रहती है, हमें स्क्रीनशॉट ही नहीं लेने देती, तो थोड़ा सा ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। पहले वाला ले लो और ये भी ले लो, है ना, बद्दुआएं दोगे वरना। पहले ही बायो, कि भगवान करे आपकी बायो आपके अंदर ही रह जाए, बाहर ही ना निकले कभी। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया।
अब एक बच्चा बोल रहा होगा मैम वो वाला भी स्क्रीनशॉट लेने दो, कौन सा वाला बताऊं? ये वाला ले लो, वैसे एनसीईआरटी का ही है ये। चलो नहीं, अब कोई है ना स्क्रीनशॉट नहीं, बहुत हो गया, ज़्यादा स्क्रीनशॉट भी काम के नहीं। लिखो बैठ के, वीडियो देखो बार बार, है ना। प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। ये आरबीएससी का यानी कि राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक लसिकांग सिंपल से हैं, हमने किए हैं और इसी जगह पे लिखे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है और मैंने ऐसे गोले लगा लगा के भी बताए थे, लेकिन फिर भी लिख देते। प्राथमिक लसिकांग कौन कौन से हैं? अस्थि मज्जा और थाइमस, ये हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और द्वितीयक में कौन आते हैं? पियर्स पैचेस, ठीक है। द्वितीयक लसिकांग है प्लीहा, जिसको मैंने स्प्लिन कहा था कि ये रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे मरी हुई रक्त कोशिकाएं आती है। लसिका पर्व, जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, पर्व वो ज्यादा हिंदी हो गई, उतर नहीं रही मेरे गले से। और टॉन्सिल्स, जो मैंने आपको कहा था यहाँ पे होते हैं टॉन्सिल्स, हमारे कभी कभी सर्दियों में बढ़ जाते हैं ना। और ये है पियर्स पैचेस, है ना, ये भी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि हमारी इंटेस्टाइन में जो है वो पियर्स पैचेस होते हैं। पिछली क्लास में देखनी पड़ेगी अगर समझ। नेक्स्ट है एड्स के उपाय में प्रयुक्त किन्हीं 2 औषधियों के नाम बताओ। ये एमपी में आया हुआ है, हालांकि एनसीईआरटी में कोई दवाई दी नहीं है इसके बारे में, एड्स के बारे में, लेकिन क्योंकि एमपी में पूछा हुआ है तो हम बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पहली है एजिडोडाइमिडीन, एक तो नाम बहुत भारी है, 50 किलो का तो होगा कम से कम, तो याद करने में उतना ही टाइम लगेगा। और फॉस्कोरनेट, ठीक है, फॉस्कोरनेट भी क्या है? एड्स की एक दवाई है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एलएसडी का पूरा नाम क्या है। एलएसडी ये क्या है? एक ड्रग है और इसका पूरा नाम क्या है? अब लिख लीजिए आप, लेसर्जिक अम्ल डाई इथाइल एमाइड, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और ये जो है ये एक ड्रग है, आपने सुना होगा एलएसडी पकड़ी गई है ना, ऐसा बोलते हैं। तो ये लेसर्जिक अम्ल डाइइथाइल एमाइड है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको नोट्स में मैंने लिख दी है इसकी फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट है डीएनए के वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अध्याय से चर्चा कीजिए। ये एनसीईआरटी का है और थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने टीकों के जब प्रकार पढ़े थे, वैक्सीनेशन टीकाकरण के प्रकार, तो 3 पीढ़ी के टीके पढ़े थे हमने, प्रथम पीढ़ी, द्वितीयक पीढ़ी, तृतीयक पीढ़ी। कुछ याद आ रहा है? उसमें हमने पढ़े थे द्वितीयक पीढ़ी के टीके, जिसमें मैंने आपको बताया था इसमें अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का उपयोग करके, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके वैक्सीन बनाए जाते हैं। याद आ रहा है कुछ? और मैंने प्रोसेस भी समझाया जाता है कि अगर मान लो किसी बैक्टीरिया या किसी मनुष्य में ऑलरेडी ऐसा प्रकार का जीन है जो किसी डिजीज़ को रोक रहा है, तो वहाँ से वो जीन निकाल के, डीएनए को निकाल के हम हमारे डीएनए में अटैच करके या वेक्टर में अटैच करके उससे क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये द्वितीयक प्रकार की जो पीढ़ी थी उसमें पढ़ लेते हैं। डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन को हम वांछित जीन भी कहते हैं। वांछित जीन, ठीक है, डिजायर डीएनए, डिजायर जीन जिसको आप कहते हैं, का अर्थ यह है कि उपयुक्त इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, मतलब कि कोई भी XYZ, मान लो कि ये किसी का डीएनए है, ठीक है, इसमें इस डीएनए का ये जो पार्ट है, डीएनए का पार्ट ही हम बोलते हैं कि जीन होता है, क्योंकि इसी से आगे जाके प्रोटीन बनना है, इसी से आगे जाके। तो अब ये वो प्रोटीन है जिससे किसी प्रकार का प्रतिरक्षी बनता है, यानी कि एंटीबॉडी बनता है। और एंटीबॉडी में कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, ये पढ़ा है। तो ये वही कह रहा है कि मान लो उसमें कोई इम्यूनोजेनिक प्रोटीन के निर्माण को नियंत्रित करने वाला विशिष्ट डीएनए खंड है। ये वो डीएनए खंड है या जीन है जिससे कोई विशेष प्रकार की प्रोटीन बन रही है, यानी कि इम्यूनोजेनिक, यानी कि एंटीबॉडी वाली प्रोटीन बन रही है। तो हम क्या करेंगे? इस जीन को यहाँ से निकाल लेंगे। कितना आसान होता है ना निकाल लेना। मैंने कहा 2 सेकंड में निकल गया।
है ना, पर इतना इजी नहीं होता। जेनेटिक आपको पता ही है, कोरोना का जो वैक्सीन बनने में कितना टाइम लग गया, ठीक है, टाइम टेकिंग है ये सब चीज़ें। फिर एक्सपेरिमेंट कि किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई मर दर्द तो नहीं गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है और लीगली होता है ये सब। ऐसे नहीं किसी ने भी बनाया, लो मैंने टीका बनाया ऐसे दे दिया, ठीक। तो हमने ये क्या करा, इस जीन को अब क्या करना है भाई, इसको बड़ा बनाना है। एक जीन से दुनिया का उद्धार तो होना नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगी, इसकी कॉपीज बनानी पड़ेगी। तो कॉपीज बनाने के लिए हमारे पास सबसे अच्छे जो होते हैं वो होते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है विज्ञान में बलि का बकरा होता है, कुछ भी करना होता है उसको पकड़ लेते हैं। अभी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, वहां पे भी पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, किसी बैक्टीरिया में डाल देते हैं। अब उस बैक्टीरिया को क्या बोल देते हैं हम, वाहक बैक्टीरिया, क्योंकि ये इस डीएनए को लेके या जीन को लेके चल रहा है, वाहक कर रहा है, कैरी कर रहा है। अब जैसे ये जीन जो है यहाँ पे जाएगा, तो क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है ना, डिवीजन करता है। तो ये बैक्टीरिया जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा, इस डीएनए को या जीन को भी मल्टीप्लाई करता जाएगा, तो हमारे पास बहुत सारी कॉपी बन जाएगी। तो फिर हम उस कॉपी का यूज करके जो भी हमारी डिजायर एंटीबॉडी है या जो भी हम दवाई बनाना चाहते हैं वो बना लेंगे। यही ये कह रहा है, इस जीन का क्लोनीकरण का मतलब वही कॉपी करना, क्लोन बनाना करके, तथा इसके पश्चात वाहक के साथ जोड़कर किसी व्यक्ति में प्रवेश करवाया जा सकता है। अब किसी व्यक्ति में कराओ, किसी दूसरे एनिमल में कराओ, वो डिपेंड करता है कि किस बीमारी की खोज आप कर रहे हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं, वो सब उस पर डिपेंड करता है। प्रवेश कराया जाता है, इससे वह व्यक्ति किसी रोग विशेष के प्रति प्रतिरक्षी हो जाता है, ठीक है। या तो आप इसकी कॉपी बना के बहुत सारे एंटीबॉडी बना लो और फिर जिस व्यक्ति को उसकी जरूरत है उसमें प्रवेश करवा दो, तो उसका जो है क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं और समाप्ति की घोषणा होती है इस चैप्टर की। तो जो बच्चे काफ़ी कमेंट करके पूछ रहे हैं मैम नया चैप्टर, भाई ये नए चैप्टर का लॉजिक मेरे समझ नहीं आता कभी भी। जो है उसको पढ़ते रहो, वरना मैंने पहले भी कहा बैकलॉग यानी कि पीछे बहुत सारी सेना इकट्ठी हो जाएगी जो आपको जीने नहीं देगी आगे का, ठीक है। तो छोड़ो मत कि अच्छा नया चैप्टर होगा तब शुरू करेंगे, आएगा, कुछ नहीं तो 10% समझ में आएगा ज़रूर। तो मिलेंगे अगले नए चैप्टर में, तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे अगले वीडियो का और ऑब्वियसली मेरा।